बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये चैप्टर नंबर 5 में 5.3 टॉपिक हमारा है और ये पेज नंबर आपके पास है 155। तो पेज नंबर 155 के ऊपर जो है हमारा टॉपिक है टॉपिक 5.3 सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Centripetal force and centripetal acceleration। ये हमारा आज का टॉपिक हो। आपको पता है कि न्यूटन का लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई ना की जाए तो जो बॉडी चल रही है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। इस बिना पे अगर हम ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर किसी बॉडी को जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की तो सर्कुलर मोशन में आप देखेंगे कि हर पोजीशन में बॉडी की जो मोशन है वो चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो जो बॉडी चल रही है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जबकि सर्कुलर मोशन में हर जगह पे बॉडी की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज हो रही है। इससे अभी जब ये अंदाजा होता है कि सर्कुलर मोशन में एक फोर्स लग रही होती है जो बॉडी को हमेशा सर्कुलर पाथ पे मूव करवा रही होती है और वो बॉडी की पोजीशन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर जगह पे चेंज कर रही होती है। वो फोर्स जो बॉडी की डायरेक्शन हर जगह पे चेंज कर रही होती है सर्कुलर पाथ, इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली क्या होती है, वो फोर्स होती है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ पे कंपेल करती है कि वो सर्कुलर पाथ पे चले। तो हम क्या कहते हैं, द फोर्स which compels the body to move in a circular path is called centripetal force। इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये है तो क्योंकि ये हर जगह पे आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो क्योंकि हर जगह पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। वो एक्सेलरेशन जो बॉडी का सर्कुलर पाथ में होता है जिसकी वजह से हर जगह पे बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी क्या, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि आप देख रहे हैं कि हर जगह पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो लाजिमी बात है यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा और ये एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। The acceleration produced in a body moving in a circular path is called centripetal acceleration। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक बात याद रखिएगा कि हमारे ये हमारे पास जो डिफिनीशन आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, ये डिफिनीशन हमारे पास आ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, जबकि ये जो डिफिनीशन है हमारे पास है दैट इज द सेंट्रीपिटल डिफिनीशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो क्योंकि बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ की तरफ होती है। और अगर फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है तो यकीनी बात है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स सेंटर होगी। इसलिए अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा कि द डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल acceleration is toward the center of the center। ये खास तौर पे यानी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? सेंटर की तरफ। ये फर्स्ट कर लेते हैं जो बॉडी हमारे पास मूव कर रही है सर्कल पाथ में, इस सर्कल का जो सेंटर है दैट सर्कल इज डिनोटेड बाय c। लेट्स से एक पॉइंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम ले लेते हैं v1। क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी हर जगह पे चेंज होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी a से चल के b पे चली जाएगी यहाँ पे, तो लाज़मी बात है जैसे बॉडी b पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब वेलोसिटी ये होगी, याद रखिएगा वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी, तो लिख सकता हूं कि v1 की मैग्नीट्यूड बराबर होगा v2 की मैग्नीट्यूड हर जगह पे। ये किसी भी जगह पे अगर हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन चेक करेंगे तो हर जगह वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगी। हाँ, अलबत्ता उसकी जो डायरेक्शन है वो हर पोजीशन पे डिफरेंट होगी और उसकी डायरेक्शन किधर होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन हर जगह पे सर्कल के जो टेंजेंट है उसकी तरफ होगी सर्कल पाथ की। तो याद रखिएगा v1 और v2 मैग्नीट्यूड में बराबर है और इसको हम लिख लेते हैं कि ये v के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब आप यूं करें कि एक और ट्रायंगल यहाँ पे बनाएं, ऐसी ट्रायंगल बनाएं जिसकी एक साइड v1 की मैग्नीट्यूड के बराबर हो और दूसरी साइड v2 की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बराबर हो। तो हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसी ट्रायंगल जिसकी एक साइड बिल्कुल v1 की मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन भी v1 की तरफ हो। तो ये v1 हमारा तकरीबन इधर जा रहा है, तो ये मैं v1 बना रहा हूँ और जबकि दूसरी साइड v2 की जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऐसी ट्रायंगल बना रहा हूँ जो v1 और v2 के बराबर जो है, जिसकी एक साइड v1 और दूसरी साइड v2 के बराबर है। तो आप ऐसे बना लें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास इन दोनों का कह सकते हैं रिजल्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जगह जो है वो हमारे पास डेल्टा v कहलाता हूँ। वेयर डेल्टा v की बात करूँ तो डेल्टा v हमारे पास क्या से इन दोनों से हमें जो मिला है वो वाली चीज बनती है। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम से देखें तो आप कह सकते हैं v1 और डेल्टा v दोनों मिलकर v2 बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है। इस ट्रायंगल का नाम आप अपनी तरफ से अगर आप बुक को देखते हैं तो बुक में हमारे पास जिस ट्रायंगल का नाम है वो है PQR। PQR ये ट्रायंगल। अब अगर मैं ट्रायंगल PQR की बात करूं और ट्रायंगल ABC की बात करूं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल होने की एक तो वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल ABC, अगर ये ट्रायंगल ABC को ABC ट्रायंगल तब कह सकता हूं अगर मैं कह देता हूं कि AB जो है वो बहुत छोटी है साइड में। अगर ABR बहुत छोटी है तो ABR और AB कॉर्ड बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे सूरत में मैं इसको ABC को एक ट्रायंगल कह सकता हूं। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि ABC ये जो ट्रायंगल जो बन रही है शेप, ये ट्रायंगल तब हो सकती है अगर मैं कहूं कि AB साइड छोटी। अगर AB साइड छोटी हो तो ये जो ABR का ये AB कॉर्ड के बराबर हो जाएगा, तो इसे ट्रायंगल कह सकते हैं। तो ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों की दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल इस पर मैं कहता हूं इस ट्रायंगल की ये देखिए A साइड AC साइड ये आपका तो सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन द सेम वे ये जो ट्रायंगल है आप देखिए PQ और PR, इसकी साइड का नाम V1 है, इसकी साइड का V2, और मैंने बता दिया कि V1 और V2 मैग्नीट्यूड में बराबर है। इस वजह से ये इसकी भी दो साइडें बराबर है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी दोनों आइसोसेलेस, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि इसकी भी दो साइडें बराबर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो एक ज्योमेट्री का एक रूल है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो इस तरह उन दोनों ट्रायंगल की जो आपस में साइडों की जो रेशियोज होती है वो हमेशा बराबर होती है। यानी इसकी दो साइडों की रेशियो बराबर होगी, इसकी कोई भी दो साइडों की रेशियो। तो मैं इसकी दो साइडों की ये ले लेता हूं, एक साइड ले लेता हूं AB, ये आर्क AB डिवाइडेड है, इसकी एक साइड ये ले ली और दूसरी साइड AC ले लेते हैं, डिवाइड बाय AC बराबर होगा। इसकी एक साइड ये ले ली, एक साइड ये ले ली, इसकी भी कोई सी दो साइडें ले लीजिए। दोनों साइडों को लेते हुए एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये दोनों साइडें ना लेना, ये दोनों साइडें इसलिए क्योंकि दोनों साइडें सिमिलर है तो इन दोनों से एक ले लीजिएगा।
पहले मैंने आर ए बी लिया, ऊपर रखी है, तो आप इसका भी जो ये वाली वैल्यू है क्यू आर ये ऊपर रखिएगा, क्यू आर ऊपर रख दिया और डिवाइडेड बाय इसकी दूसरी साइड पी क्यू। ये मैंने कहा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर होने के नाते इनकी जो साइडों की रेशियो है आपस में वो बराबर होगी, यानी इसकी दो साइडों की रेशियो बराबर इसकी दोनों साइडों की रेशियो। इसकी साइड कौन सी ली है, एक ए बी डिवाइड बाय ए सी, इसकी दूसरी साइड कौन सी दो साइड ली है, ये वाली और ये वाली। अगर ये ऊपर रखा है तो इसकी ये वाली साइड को ऊपर रखिए। अब आप इसकी वैल्यू लिखिए, आर ए बी इस वाली साइड को हम एस के साथ डिनोट करते हैं, तो आर ए बी हो गया एस, आर ए सी सॉरी ए सी जो है ये आप देख रहे हैं रेडियस के बराबर है, क्यू आर आप देख रहे हैं क्यू आर को मैंने डेल्टा वी लिखा हुआ है, जबकि पी क्यू इसको मैंने v1 और मैंने लिखा था v1 v2 के बराबर है और v के बराबर है, तो मैं इसको v लिख सकता हूं। अब हमें एक चीज पता है कि अगर ये आर्क छोटी हो, इतनी छोटी कि आर्क ए बी की वैल्यू कॉर्ड के बराबर हो, तो फिर क्या हो सकता है कि हम s की जगह v into डेल्टा t लिख सकते हैं। अगर s इक्वल टू v into डेल्टा t लिखा जाए तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, अगर 1 पुट करें वी गेट हमें क्या मिलेगा जी, s की जगह v into डेल्टा t पुट कर दिया डिवाइडेड बाय r अपनी जगह पे इक्वल टू डेल्टा v ओवर v। अब इसमें आप ये जो डेल्टा t है इसको उधर ले जाए और v को उठा के इधर ले, तो ये हो जाएगा v ओवर r ये वाला और ये v उठा के इधर ले, तो ये v इधर आ जाएगा और ये डेल्टा v अपनी जगह पे है डिवाइडेड बाय डेल्टा t ये वाला। अब मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, ये देखिए जो जो चीजें वैल्यू आगे निकलती जा रही है, ये v into v बन जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हमने रखा हुआ बहुत शॉर्ट, अगर डिस्प्लेसमेंट ये a b बहुत ही शॉर्ट हो तो डेल्टा v ओवर डेल्टा t ये क्या बन जाता है एक्सेलरेशन। तो यूं हमारे पास एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू बन जाती है, a v स्क्वायर ओवर r। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आप इस एक्सेलरेशन को वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, एंड वेक्टर फॉर्म तो फिर एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर का निशान आ गया v स्क्वायर ओवर r इनटू r यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द रेडियस है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि एक्सेलरेशन जो है वो किधर होता है, टुवर्ड द, हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, जबकि जो रेडियस वेक्टर होता है, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड की तरफ होती है, ये रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन उधर होती है। तो जब मैं लिखता हूं r वेक्टर, तो r वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है, जबकि एक्सेलरेशन जो होता है टुवर्ड होता है। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं r वेक्टर लिखूंगा तो साथ मुझे माइनस भी लिखना पड़ेगा, तो क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है जबकि r की डायरेक्शन उधर है, जब r वेक्टर लिखेंगे तो साथ माइनस का निशान लिखेंगे। दिस इज फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड वेक्टर फॉर्म। अगर इस फार्मूले के अंदर एज v इज इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ r ओमेगा होता है, अगर v की जगह r ओमेगा पुट कर दीजिए तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा v की जगह r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो r से कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ ओमेगा। और यहां पे आप ओमेगा की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो आप बेशक इसको अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहे, एंड वेक्टर फॉर्म तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर वेक्टर r ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह r ये वेक्टर लिखिएगा लेकिन साथ माइनस का निशान लगा के, क्योंकि माइनस का निशान ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास जो वेक्टर एक्सेलरेशन है वो रेडियस वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख रहा है दोनों इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड टर्म ऑफ ओमेगा। अब हमारे पास आखिरी चीज जो रह गई है दैट इज द रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए अब हमें पता है फोर्स का फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू ma होता है। अब एक दफा एक्सेलरेशन की ये वैल्यू पुट कर दे, एक दफा ये वैल्यू पुट कर दे, तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के भी फार्मूले आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले a की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, पुट a is equal to v square over r, तो f is equal to क्या बन जाएगा m
A की जगह v square over r and this is the formula for centripetal acceleration in terms of velocity। अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो f के ऊपर वेक्टर का निशान n v square over r और फिर वही बात है r यूनिट वेक्टर, लेकिन क्योंकि सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन जो होती है फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, जबकि रेडियस वेक्टर अवे होता है तो इसी तरीके से इसमें माइनस का निशान भी आ जाएगा। और अगर आपने एक्सेलरेशन की जगह v square over r के बजाय जो है वो हमारे पास जो है वो दूसरी वाली एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी है आपने r ओमेगा स्क्वायर, तो फिर आप लिखिएगा आल्सो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है r ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर फोर्स सेंटीमीटर फोर्स कितना हो जाएगा, अगर आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं तो m A की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो r ओमेगा स्क्वायर, और अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं n वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे f सेंटीमीटर के ऊपर वेक्टर का निशान डाल दिया m r ओमेगा स्क्वायर और साथ r ये वेक्टर जब लगाएंगे तो लाजिम बात है यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे। तो यूं आपके पास दिस इज द फार्मूला फॉर सेंटीमीटर फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास ओमेगा की फॉर्म में आ जाती है यूं सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू, और ये सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू इन टर्म ऑफ वेक्टर की फॉर्म और उसमें भी वेलोसिटी फॉर्म में, और जबकि ये जो हमारे पास है ये ओमेगा की फॉर्म में आता है, ठीक है। जबकि जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म की बात करें तो मैग्नीट्यूड में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का वेलोसिटी की फॉर्म में ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, जबकि जो हमारे पास ओमेगा की फॉर्म में ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में जो है ये हमारे पास रेड बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया है। सेंटीमीटर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है इन टर्म ऑफ वेलोसिटी हमारे पास ये हो जाएगी, जबकि सेंटीमीटर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है इन टर्म ऑफ ओमेगा वो हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक था सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।